atoms are indivisible particles which can neither be created और nor सिक्स क्या है? sixth है कि the relative number and kind of atoms are constant अच्छा in a compound. So ये it constant is, proportion. name the postulate of Dalton's atomic theory which is result of law of conservation of mass. ये थर्ड क्वेश्चन भी है टेस्ट का. हाँ, yes. तो सेकंड postulate जिसको कहते हैं कि atoms are indivisible particles. एटम खाली लिखना नहीं फिर भी लिखना indivisible particles which cannot be created or destroyed in chemical reaction, which cannot be created or destroyed in chemical reaction. Okay. Define the term chemical formula. Chemical formula को The define. symbolic representation of any compound. It's symbolic representation of any element yes. Symbolic representation of composition of any compound. हाँ मतलब उसमें क्या क्या चीजें हैं. कंपोजिशन का मतलब है किससे मिलके बना है. सर और ये भी तो लिख सकते हैं, it has the constituting valency and number of atoms. तो जैसे C2 हो तो 2 C क्या यही लिखो. ये हमने जो आप बोल रहे हो ना ये कहीं पढ़ी नहीं है. इट हैज It also tells the constituting valencies and number of atoms combining in the. तो ये उसके बाद लिखना अगर लिखना हो तो भी. सर ये हाँ. मेरी सेकंड इसमें दैट इज symbolic representation of composition of any compound. देखो या तो संडे को ये वाला पेपर आएगा या वो पेपर, दोनों में से मैथ एक है होगा. साइंस हाँ. जैसे मैथ तो आपने ये पूरा जो कराया कंप्लीट नहीं। कर देंगे अभी तो टाइम है ना. हाँ तो अभी इसी का सारा पेपर syllabus यही क्वेश्चन पेपर तो करा रहा है. सेम पेपर. सर सेम पेपर आएगा ये सेम या ये आएगा या Same होगा क्योंकि इन दोनों का पेपर है ना. बिल्कुल। तो फिर इन लोगों को सैंपल पेपर करने का टाइम ही नहीं मिलेगा. 21 से ये दोनों का पेपर सर यहाँ तो 28. 28 से इनका 21. Answer the following. If 1 mole of carbon atom weighs 12 gram, calculate the mass of 1 atom of carbon. So 12 gram 1 mole of carbon atom का मास देखो. इसको यूनिट फैक्टर मेथड से पहले मैं करता हूँ. दो तरीके से करूँगा. So mass of 1 mole. 1 mole में क्या होता है? 6.022 into 10 to the power 23 atoms. इतने ही तो होंगे. हाँ, yes. उसका वेट कितना है? Is equals to 12 ग्राम. ऑफ सी है ना. यही है मास ऑफ 1 मोल कार्बन एटम्स. इट इज 12 ग्राम. तो मास ऑफ 1 कार्बन एटम क्या होगा फिर? इसी से ये डिवाइड कर दें क्योंकि इतने एटम्स का ये मास तो एक एटम का कितना मास. सो 12 डिवाइडेड बाई 6.022 into 10 to the power 23. तो इससे डिवाइड करेंगे. देखो 12 है ये, लेकिन ये 6 से थोड़ा ज़्यादा है ना. अगर 6 होता तो क्या 2 ना आ जाता. और 6 से थोड़ा ज़्यादा है तो क्या 2 से थोड़ा सा कम नहीं आएगा. बोलो. और इतना ही लिख देना बस. ये सही आंसर है. ये बात समझ आ गई. 1.999. अगर 6 होता नीचे तो 2 ना आ जाता. और 6 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा तो 2 से थोड़ा सा कम आएगा कि नहीं. रेंज डिवाइड करने पे क्या आएगा? यही यार तो देख लो करके. करके देख लो. पता चल जाएगा. एक फूट कर लेते हो चल जाएगा.
ओके तो कॉपी सर 1.99269345 9926 तो 26 है तो 1.993 आप याद रखना बस। हाँ ठीक, यही कर लो। नाउ कैलकुलेट द मास ऑफ फॉलोइंग। दूसरा मेथड सही है कि ये ठीक है? सही है सर। सही है ना? सो कैलकुलेट द मास ऑफ फॉलोइंग। 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम का मास 14 ग्राम। ठीक है। नाउ मास कैलकुलेट करने को पहला 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम, तो इसको कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। तो इस तरीके से सर दो मार्क्स के क्वेश्चन में ऐसे कुछ 1 मोल, ठीक है, नाइट्रोजन एटम है, सो एन एटम इट इज इक्वल्स टू 14 ग्राम। आप ये लिख सकते हैं इसके कैलकुलेशन के लिए मास ऑफ 1 एन एटम, तो वो कितना होगा? 14 U होता है क्या? यस सर। तो ये कैलकुलेशन टाइप हो जाएगा, क्योंकि कोई चीज़ जब मोल में एक्सप्रेस करते हैं देन इट इज इन ग्राम, और वैसे U में होता है। 1 U की वैल्यू भी आपको पता है कि 1.66056 into 10 to the power 27 minus 27, ठीक है, इट इज केजी में होता है, तो उससे पता चल जाएगा। उतना करने की जरूरत नहीं है, पर मैं बता रहा हूँ 1 U की वैल्यू होती है जब इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे। इसे ग्राम में भी बदल सकते हो 1000 से मल्टीप्लाई करके, तो कितना आएगा बताओ? 1000 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या ये 24 ग्राम आ जाएगा, और जब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। पूरा कैलकुलेशन चाहिए तो दूसरी तरफ से मास ऑफ 1 एन एटम का कितना होगा बताओ? क्या 14 U होता है? बोलो, ये बात समझ में आई? यस सर। एक का तो 14 U होता है ना, एक पहले ही टेबल पढ़ रखी है, कार्बन का 12 U। अच्छा, तो इसे क्या 14 into 1 U लिख सकते हो क्या? जी सर। अच्छा, और मास ऑफ 1 मोल का मतलब समझते हो? 6.022 9423। अच्छा, तो इतने एटम्स का मास, तो 14 into 1 U तो पहले से ही था, अब इसमें इससे मल्टीप्लाई करो, यस सर। क्योंकि ये तो एक एटम का है, ये इतने एटम का है, तो 6.022 into 10 to the power 23। ये बताइए कि ये जो 1 U आपने लिखा है इसकी कितनी वैल्यू है ग्राम में? सर आपने 14 U के बाद वो 14 into 1 U की जैसे 4 किलो आलू होता है 4 times 1 किलो आलू। अगर आप 4 किलो आलू लेने गए और कह देंगे 1 किलो आलू 4 बार तोड़ के दूंगा, तो मना कर दोगे क्या? है ना? 4 kg मीन्स 4 times of 1 kg। तो 14 U का क्या मतलब हुआ? 14 times of 1 U। तो अब 1 U की मैं वैल्यू डाल दूँ, तो 14 into 1.66056 into 10 to the power minus 24 है। ये चीज ग्राम में आ गई ना? देख लो 1 U की वैल्यू ग्राम में लिखी है, यस सर। और into 6.022 into 10 to the power 23। अब आप दोनों के पास कैलकुलेटर है, एक बार जरा इसका और इसका मल्टीप्लाई करके देख लो। किसके पास? देख लो, आप देख लो, पता चल जाएगा। 14 का मत करना, 14 का मत करना मल्टीप्लाई। समझ में आई बात कि नहीं? इसका इसके साथ कर लो, ओके? यस सर। तो इसके साथ जब आप कैलकुलेट कर लेना तो देख लेना, ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए इसको आप कैलकुलेट कर ही लीजिए। 9.99 सर 9.9999 उधर भी दे दीजिएगा, तो चीज 9.999 आ रहा है, और इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 प्लस 23 आया। देख लो, तो 14, और इसे क्या मैं अप्रोक्सीमेटली 10 लिख दूं और -1, तो अब ये कितना आ जाएगा? 14 इंटू 10 टू द पावर 1, ये 1 है पावर, और 1 प्लस -1 आ गई क्या? और ये क्या है बोलो, क्या बता रही हो? 14 ग्राम ना, क्योंकि ये चीज ग्राम में आ गई ना, ग्राम चल रहा है कि नहीं तब से? सर
बोलो। सर आपने मास ऑफ 1 मोल के बाद 14 into 1 u into 6.022 लिखा। हाँ अब देखो कि मास ऑफ 1 मोल यानी मास ऑफ इतने पार्टिकल, एक पार्टिकल का मास लिए तो इतने पार्टिकल का मास का इससे मल्टीप्लाई नहीं करोगे, मल्टीप्लाई किया, अब 1u की वैल्यू ग्राम में डाल दी, यस सर। और जब आपने देखा अभी इन्होंने निकाला करके 9.99 आया। सर इतना बड़ा करने की क्या जरूरत जरूरत नहीं है, तो मैं दोनों तरीके बता रहा हूँ ना आपको कन्विंस करने के लिए कि चीज़ समझ भी लो, वरना आप ये तो कर ही सकते हो और फिर उसके बाद समझना हो तो ऐसे कर लो, ठीक है। 1 मोल का चाहिए ना, और तो n is equal to m by n लगा सकते हैं। हैं? n is equal to m by n वो फॉर्मूला। हाँ है ना सर वो Number of moles is equal to mass by molar mass। गिवन मास बाय मोलर मास, गिवन मास बाय गिवन मास करके कुछ नहीं है यहाँ सर है पे। ना n by m by Yeah, n n by n equals to सर n by गिवन n। मास हमें निकालना है, फिर मोलर भी आप मास u फिर u पकड़ोगे, u में आएगा, आप उसे करोगे तो क्या? सर नहीं u सर बाय मोलर मास होता है तो मोलर मान लो आप जैसे ये करना चाहते हो n is equals to mass by molar mass is equals to n by n naught, ठीक है। ये 1 पार्टिकल है, 1 पार्टिकल का मास है, तो वो सर हमें तो बिना पार्टिकल के सिखाया। मतलब इसमें फिर क्या चीज पुट करोगे, आओ करो जरा। सर वो नंबर ऑफ मोल्स 1 दिया होगा, नंबर ऑफ मोल्स 1 हो गए, चलो यहाँ इज कैसे इक्वल टू m गिवन मास को हम उसे m लिख देंगे, स्मॉल m। चलो लिख दिया, और नीचे मोलर मास है 14 ग्राम। तो वही तो पता करना है, तो पहले ही बता चलो तो दे, दिया तो है, वही तो पूछ रहा है। 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम मतलब 14 ग्राम तो होगा उसका। हाँ तो वही तो पूछ ही रहा है, उसी को तो कैलकुलेट करने के लिए सब हो रहा है। सर हमें तो ऐसे ही करा। ऐसे कैसे कर सकते हो ना, 1 मोल का जब मास पूछा फिर तुम निकालना क्या चाहते हो, जब आप वो रख ही दोगे तो निकालने को क्या बचाएगा, फिर और भी अपने मन से कुछ भी निकाल दोगे क्या? 14 ग्राम ही तो आंसर है और वही रख दोगे, ठीक है। जैसे मैं आपसे पूछूं कि 15 साल वाले उदयवीर की एज बताओ, तो आप बोलोगे चूंकि उदयवीर की एज 15 साल है एंड एज इज इक्वल टू दैट इज क्रोनोलॉजिकल एज अपॉन मेंटल एज इनटू दैट इज ऐसे एज इनटू 100 होता है। तो आप कुछ भी निकाल रहे हैं लेकिन आपको एज तो शुरू में ही दे दी, समझ आई बात कि नहीं? तो ये समझ आई बात कि नहीं? आपको जो निकालना है वो तो यही मेथड हो सकता है, ये समझ में आ गई बात? इसका कोई तात्पर्य नहीं है, ये या तो ये करो या ये करो, ऊपर वाला ठीक है। ऊपर वाला कर लो तो उसमें ये हो जाएगा कि भाई हमने कैलकुलेट कर दिया। अब देखो 4 मोल ऑफ एल्यूमिनियम, अब इनकी बात मानी जाएगी। हाँ सो 4 मोल ऑफ एयर एटम्स, तो 4 मोल है, तो अब ऐसे करो n इज इक्वल्स टू मास बाई मोलर मास, क्योंकि अब 4 दे दिया ना, यस सर। तो अब यहाँ पर यहाँ 4 रखो और बताओ गिवन मास और मोलर मास कितना होता है? 27 27 होता है कि नहीं? तो 27 ग्राम, तो इसका ऐसे मल्टीप्लाई कर लो, 108 108 ग्राम इट इज इक्वल्स टू मास। m। सो 4 मोल का मास ये हो जाएगा। अगर यहाँ आप मोल लिखते हो तो यहाँ ग्राम पर मोल लिख के मोल कट कर सकते हो, ठीक है। यूनिटरी मेथड से कर सकते हैं सर। यूनिटरी मेथड सर, मतलब इसमें यही करो। सर सीधा ऐसे भी कर सकते हैं ना, m बाई जो भी है वो कि ग्राम लास्ट में लिख दिए, बीच में नहीं वो लिखा। स्मॉल एम को क्या बोलते हैं? गिवन मास, और नीचे वाला मोलर मास, ये गिवन मास है, ये स्मॉल एम से होता है नंबर ऑफ मोल, मोलर मास, और ये क्या है? नंबर ऑफ मोल्स। समझ में आई बात? जैसे अभी हम लोगों को अनुराग ने एक नया तरीका भी बताया कि मास ऑफ 1 मोल एयर एटम्स इट इज इक्वल टू 27 ग्राम। सो मास ऑफ 4 मोल, लेकिन ये मेथड अच्छा नहीं माना जाएगा। जब आपको ये फार्मूला दिया गया तो ये अच्छा नहीं माना जाएगा, थोड़े मार्क्स मिल जाएंगे, पूरे तो नहीं मिलेंगे। 108 ग्राम ना समझ में आया, ये फार्मूला ना याद है तब यूज करना। अब देखिए कि सर क्लास में हुआ था तो सर मैं ये वाला m वाला कर रहा था, सर बोले तो मैथमेटिकल ऑपरेशन से कर दो। ये स्टैंडर्ड मेथड, यस
अलग अलग टीचर हर साल आते हैं, अलग अलग बताते हैं। ड्रॉ स्केच ऑफ बोर मॉडल ऑफ एन एटम विथ 3 शेल्स। सो कैसे बना देना, और अच्छा रहेगा ना आपके पास अगर वो चीज हो, कंपास तो बहुत सही बनेगा। इतनी स्पेस बना देना, इसको लिख देना न्यूक्लियस, और इसको फर्स्ट शेल, सेकंड शेल और थर्ड शेल, इसको लिखो के एल एल, बात ना करें, ये चीज हो गई। और इसमें लिख दो n इज इक्वल टू 1, इतना सारा लिखना है आपको। और इसको लिख दो बोर मॉडल ऑफ एटम। से इलेक्ट्रॉन भी तो बनाने को, इलेक्ट्रॉन से नहीं चाहिए, इलेक्ट्रॉन भी बनाना, हमें कोई पर्टिकुलर तो बोलना नहीं है। ये देखो से इलेक्ट्रॉन डिस्कवर्ड हो गया था ना, लेकिन वो होगा, लेकिन हमें इतना प्रोटॉन दिखा रहे तो हमें कुछ नहीं बनना। देखो बना, हाँ कहाँ बना, सर इलेक्ट्रॉन नहीं बनेगा। नहीं बना ना, इसमें भी नहीं बना, इलेक्ट्रॉन बना है क्या कुछ? नो सके नहीं बना। इतना ही दिखाओ, ऐसे नहीं तो पर्टिकुलर हो जाएगा ना। हाँ ऐसे Okay, compare the properties of atomic particles, electron, proton and neutron. So, it's B part. तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनका मास लिखो 9.1 into 10 to से the power 9.11 to 10 की पावर 31 ये स्मॉल लिखना, और 1.672 into 10 की पावर -19 ये सही है, माइनस 27 हाँ सॉरी 27 होगा। और 1.675 into 9 चार्ज -1.6 into 10 की पावर -19 C, वो प्लस का होता है। हाँ और उसका 0। सर इसमें और भी लिखना पड़ेगा ना कि सर एक बियर्स पॉजिटिव चार्ज, इट्स बियर नेगेटिव देखो ये तो हो गया चार्ज नेगेटिव, अब लिखना पड़ेगा कि Discovered. ये- सर ये डिस्कवर्ड बाय हाँ जे जे ये भी सर लिख सकते हो। लोकेशन, सर, location. और चार्ज Yes, कहाँ हाँ पर? ये कहाँ पर होगा पार्टिकल, सो प्रेजेंट ये रिवॉल्व्स अराउंड न्यूक्लियस, न्यूक्लियस और दोनों प्रेजेंट आउटसाइड द हाँ। revolves around nucleus, ये present inside nucleus। ठीक है, फिर डिस्कवर्ड का लिख देना जे थॉमसन, रदरफोर्ड और रदरफोर्ड चैडविक। और चैडविक। सर रदरफोर्ड कैसे होगा सर? गोल्डस्टीन नहीं इसको होगा। लोकेशन अरे न्यूट्रॉन तो बहुत बड़ी डिस्कवर्ड बाय, देखो मैं देख के बताता हूँ जब आप ऐसी बात कर रहे हैं। सर पूरी के साथ गोल्स हैं? सर रदरफोर्ड से गोल्डस्टीन ही तो कैनाल रेस लिखा है। रदरफोर्ड लिखते हैं। सर देख लीजिए देख लीजिए। तो रदरफोर्ड है ना? प्रोटॉन्स के और सर न्यूट्रॉन का चैडविक, वो जे थॉमसन है, जेम्स शेफर्ड। प्रोटॉन इज डिस्कवर्ड बाय Ernest Rutherford. According to CERN, Ernest it's 100 Rutherford. years since Ernest Oh, yeah, Rutherford Rutherford. published his results proving the existence of the proton. क्या अर्नेस्ट रदरफोर्ड, और ये जेम्स चैडविक। बस इतना ठीक है, ये चार इतना सीखना। सर डेट भी तो लिख सकते हैं। डेट देखो, ये तो 1989 में हुआ, कब हुआ? 18 सर 18 1886 1886 1897 सर वो तो 1903 नहीं। में हुआ था और 1937 में सर
32 ये 32 है 1932 और ये 1897 मुझे लगा। सर प्रोटॉन तो 19 सर न्यूट्रॉन से नहीं सर 1997 1897 में था। चलो क्या दे इलेक्ट्रॉन इज डिस्कवर्ड व्हेन 1886 में। 18 According to Encyclopedia Britannica. 1897 The discovery by the 1897 सर क्या 1897 में क्या है? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन और सर प्रोटॉन प्रोटॉन इज डिस्कवर्ड व्हेन Here's information from Wikipedia. प्रोटॉन सर 1920 होगा। छोड़ो कब डिस्कवर हुआ सर आपने 1920 लिखा। 1920 ना प्रोटॉन 19 होगा ही उतनी की जरूरत नहीं है 1920 है तो सही इतने में बात बन जाएगी। चलिए नाउ explain with examples सर atomic ईयर तो लिख number दीजिए hmm? सर ईयर लिख दीजिए year Nineteen सर 1897 1897 19 1930 1932 प्रोटॉन की डिस्कवरी का बता नहीं रहा है 20 है 1919 है ना 99 सर आपने लिखा 1990 फिर से देखो प्रोटॉन इज डिस्कवर्ड व्हेन 1909 Here's information from Wikipedia. रदरफोर्ड ने किया रदरफोर्ड सर सही है 1909 सर 20 सही है 1920 ना 20 बहुत जगह बताया जा रहा है आपने पहले 1920 सर एक जगह आपने 1919 भी लिखा। अब यही लिखो बुक में या नेट में बहुत जगह बता रहा है ओके सर ठीक है तो ये चीज़ है हमको आपने बताया होगा नेट से ही देख के हमने भी बताया होगा Now, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है एटॉमिक नंबर मास नंबर की डेफिनेशन बताओ और साथ में इनकी वैलेंसी। तो ये क्वेश्चन हम आपसे कराएं। क्या सर तो कौन सा क्वेश्चन है अगला वाला। फोर्थ वाला ए और बी दोनों सर बस बैलेंस लिखनी है सर वैलेंसी लिखनी है बस। सर डायरेक्ट लिख देना हाँ ओके सर और दोनों की डेफिनेशन और वैलेंसी। सर डेफिनेशन है लिखिए एग्जांपल डेफिनेशन पूछी गई है सर ना। वैलेंसी डायरेक्ट लिख लें कि पूरा हाँ? अरे हाँ सर, बेटा। एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स। हाँ एग्जांपल मतलब दोनों के एग्जांपल दोनों का एक एक एग्जांपल देना है। सर किसका एटॉमिक नंबर और इसका हाँ लिखा नहीं है एक्सप्लेन विद एग्जांपल। सर एग्जाम्पल एक एग्जांपल ये लो। तो फोर्थ क्वेश्चन में डिस्कस भी कर देता हूँ। एटॉमिक it is the
number of protons present in nucleus of any atom is represented by Z. तो अब जैसे एटॉमिक नंबर हो गया तो एक्सप्लेन विद एग्जांपल, तो इसका ये लिखना है एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम इज 11। सर 2 मार्क्स में इतना लिखना होगा कि इट रिप्रेजेंटेड बाय Z यू Z या तो यहाँ लिख लो, सर अगर ये नहीं लिखा तो लिखना चाहिए मास नंबर। 2 मार्क्स में 2 क्वेश्चन है तो 1 मार्क्स का 1 हुआ ना। अच्छा तो ये क्या लिखोगे, इट इज सम ऑफ प्रोटॉन्स number of protons and neutrons in an atom। या लिख दो यहाँ पर, ये यहाँ लिख दो, कहीं ना कहीं लिख दो। यस सर। तो मास नंबर ऑफ सोडियम क्या है, 23। इट इज 23। अच्छा वैलेंसी पूछी गई है 3 और 1। So, valency of N, it is 3. Valency of Cl, it is 1. बस सिर्फ वैलेंसी पूछी गई, कैलकुलेट करने को कह रहा है तो कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो ऐसे नहीं लिख सकते हैं। सर इलेक्ट्रॉन That is 7 कंसंट्रेशन है, ऑफ तो कन्फिग्रेशन इसका क्या हुआ, 2,5 टू कंप्लीट its octet, it will either receive 3 electrons or share 3 electrons। इतना लिखना है। करना नहीं, अब हम आपके लिए तो समझा रहे हैं ना, आपको तो मैं पूरी बात बता सर रही मैंने भी लिखा था सर, ये लेकिन हूँ। It will either receive 3 electrons, या तो 3 इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा, N3 माइनस बनेगा, और 3 शेयर भी कर सकता है जैसे NH3 बनाता है, और तो तुम्हें देगा कि देगा सर? दे तो नहीं सकता, देने पे तो 5 देना पड़ेगा डुप्लेट बनाने के लिए, 3 लेगा ना, या तो ये 3 रिसीव करेगा। सर किसी एक का होता है ना 3 और 5 दोनों होता है। 3 और 5 नहीं सर इसी का हो सकता है, बट जनरली जो है वो ऑक्सीजन के साथ सिर्फ 5 होता है, तो आप 3 वैलेंसी लिखो, सो इट्स वैलेंसी इज 3। सो चूंकि ये शेयर भी करता है इसलिए माइनस नहीं लिखा जाता है, सो इट्स सर किसी नाइट्रोजन की 4 नहीं होती। नहीं, इट्स वैलेंसी इज 3। ठीक है, चाहे वो कुछ भी बनाता हो, बनाने को तो बहुत कुछ बनाता है, ये देखो N2O, NO, N2O3, N2O5, NO2, N2O4, ये सब बना रहा है, बट सब में 3 ही है। अभी जब सबका स्ट्रक्चर दिखाएंगे सब में 3 आ जाएगा। तो अब इसी तरीके से क्लोरीन का कैसे लिखोगे, 287। 287 टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, क्या करेगा, ये शेयर कर सकता है क्या, नो सर। ये ठीक कह रहे हैं, इट्स ऑक्टेट आइदर इट रिसीव 1 इलेक्ट्रॉन और शेयर, कैसा इन्होंने बताया HCl का केस, HCl में शेयर नहीं करता है क्या, हाइड्रोजन। देख लो ऐसे इन्हें बनवाया है कि नहीं आपसे, हाँ यस सर। तो शेयर हो रहा है, तो और शेयर 1 इलेक्ट्रॉन, सो इट्स वैलेंसी इज 1। ये कैलकुलेट करना हुआ, नहीं तो सिंपली भी लिखा जा सकता था। 5th क्वेश्चन, in which of the following case do you think the long term effect of disease on your health are likely to be most unpleasant, and give reason why it is jaundice, Pawan? सर कौन So सर जॉन्डिस नहीं होगा ना लॉन्ग टर्म, सर एक्यूट है जॉन्डिस। सर क्रॉनिक है। या आप बताइए, सर आप जॉन्डिस कौन सा- एक्यूट है। जॉन्डिस सर जॉन्डिस आप गूगल में वो देखो। तो गूगल तो यही क्रॉनिक है। क्रॉनिक है, तो किसमें लॉन्ग टर्म इफेक्ट होगा, सर जॉन्डिस बोलोगे कि वो लिवर पर इफेक्ट करेगा और अरे हमारे अरे, liver पर जॉन्डिस
will have क्योंकि वो क्रॉनिक है, क्रॉनिक डिसीज बहुत लंबे समय तक रहती है ना, हाँ, long yes, term sir. लॉन्ग long term टर्म effect. इफेक्ट। Sometimes lifetime. सो इट्स टारगेट ऑर्गन क्या है बताइए? लीवर इज लीवर, ठीक है। एंड टारगेट ऑर्गन इज लीवर। सो अवर जो बायोकेमिकल एक्टिविटीज है, सो हमारी बॉडी का सिस्टम बिगड़ जाएगा, तो इट विल हैव लॉन्ग टर्म इफेक्ट। इट डैमेजेस लीवर। सर वो कौन सा डिसीज है जो बर्ड से होता है फिर जो बाद में होता है? क्या? सर जो बर्ड से कोई डिसीज होता है उसको क्या बोलते हैं? बर्ड से? बर्ड से सर बर्थ से मतलब जन्म से सर बहुत यस, दैट इज कंटेजियस। सर contagious और सर एक- कंजेनिटल। सर वो तो जेनेटिक से होता है। कंजेनिटल हाँ। यानी जो सर, contagious बच्चा तो जब छूने से निकलता है ना, Contagious। तो बच्चा क्या है, माँ के जेनिटल पार्ट से निकलता है कि नहीं, Yes, sir. तो उसी के साथ ही साथ अगर वो डिसीज हो तो ये सही है। ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। यस, उसे और कंटेजियस का मतलब है एक से दूसरे में जो फैले। तो वो किस प्रकार की बीमारी होती है, जैसे हम कहते हैं कि कंटेजियस जो सीधे भी फैले सर और कफ एंड कोल्ड हो गया कंटेजियस। हाँ, ये कंटेजियस जो सीधे डायरेक्ट जिसका ट्रांसमिशन हो, और कुछ ऐसी डिसीज जैसे होती है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से। ये सब तो हो ही जाता है। तो कंटेजियस एंड नॉन कंटेजियस किसके टाइप्स हैं? सर जो डायरेक्ट से सर एक्वायर्ड एक्वायर्ड के नहीं है, ये दोनों किसके हैं? दैट इज ये सारे these are the सर एक्वायर्ड के एक्वायर्ड नहीं, एक्वायर्ड में भी आगे चलने पर हैं दो तरीके के। इन्फेक्शियस इन्फेक्शियस, इन्फेक्शियस के दो टाइप हैं, कंटेजियस एंड नॉन कंटेजियस। एक्वायर्ड में दो हैं। और सर कंटेजियस के कंजेनिटल समझ और आ गया? फिर से देखो, डिसीज कितने तरीके की है? 2 टाइप्स एक तो क्या है, एक्वायर्ड और कंजेनिटल जो जन्म से हो गए, दूसरी नॉन कंजेंटल एक्वायर्ड जर्नली। अच्छा, एक्वायर्ड में दो कौन सी हैं? इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस। इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस। इन्फेक्शियस के दो क्या हैं? कंजेनिटल नॉन सर कंजेनिटल कम्युनिकेबल और नॉन कंटेजियस, सर बुक में तो कम्युनिकेबल कम्युनिकेबल और नॉन कंटेजियस जो सीधा कम्युनिकेट हो सर जाए। कोई है इसमें हैं? क्लास में? बोलो। सर क्लास में भी नहीं बता दो ना। क्लास में प्रार्थना को आना था, आई नहीं, उसका कोर्स पूरा हो गया। सो कंटेजियस का मतलब कम्युनिकेबल, इसको क्या कहेंगे? कम्युनिकेबल। और ये नॉन कंटेजियस। इतनी बात समझ आई? इसके 5 टाइप्स होते हैं, बताओ। सर इंजरी, हाँ, कैंसर हम्म, और एलर्जी, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, कैंसर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर और एलर्जी। डेफिशिएंसी एलर्जी। एक और है, डेफिशिएंसी इम्यूनो डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी। हाँ ये सर। ये हो गया। सर एड्स क्या होता है? क्या? कंजेनिटल एड्स, दैट इज सर एक्वायर्ड होता है Contagious acquired है, है, और ये एक से दूसरे में सर कंटेजियस होता है ना सर एक्वायर्ड होता है ना। सर दोनों हो सकता है या तो कंटेजियस तो हो सकता है, एक से दूसरे में फैलता है डायरेक्ट हाँ, ट्रांसफर। सर, एसटीडी तो कंटेजियस कहे जाएंगे, एसटीडी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। तो वो एड्स में आता है। और कौन कौन से हैं एसटीडी, बताओ ना। सर सिफिलिस सर HIV HIV, गोनोरोइया, वार्ड्स, वार्ड्स जगह जगह गहरे गहरे चकत्ते पर जाएंगे, हाँ। डीप इंजरी मार्क्स, वार्ड सर ये क्या है? दिखा देता हूँ। दैट इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। वार्ड्स हमने ये बताए हैं ना, वार्ड्स नहीं बताए। सर आपने बता रहे थे ना। वार्ड्स, Encyclopedia Britannica. देखो
दिखाना कि एक इधर ले सकते हैं। इस तरीके के आप जगह जगह ये आ जाते हैं निशान, हाथ में, फिंगर में, वार्ड्स। ये देखो पैर में आ गए या उंगली में आ गए। ये सिफिलिस में भी ऐसे ही होता है, गोनोरोइया में भी ऐसे। हाँ सर देखो। ठीक है ना, तो ये सारे कंटेजियस माने जाएंगे, कंटेजियस ही कम्युनिकेबल है। सर सिफिलिस और ये वॉर्ड्स ये लाइफ थ्रेटनिंग है। हाँ, जानलेवा है। These are सर वॉर्ड से सारे है होते हैं ना STD। ये जानलेवा है। सर मतलब क्योर ही नहीं कर सकते अगर ये हो। इनिशियल स्टेज में क्योर कर सकते हैं, ये हो जाते हैं क्योर बहुत। अगर इन्हें ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो जानलेवा है। सर आप बता रहे थे ना आपको कुछ क्या बॉडी को बॉडी को, वो कुछ लोहा लग गया था। हाँ वो टिटनस। तो इंजेक्शन होता है ना टिटनेस का। तो टिटनस तो को एक से दूसरे में नहीं फैलेगा, सर आपकी बॉडी अकड़ क्या ब्लू हो नहीं, जाएगी। तो अच्छा ये अकड़ भी जाएगी, ब्लू हो जाएगी। ऐंठन आती है ना जैसे शरीर में, सर क्या मतलब शरीर इस तरीके से अकड़ जाता है सर। अकड़ जाता है। वो रेडिएशन होगा काफी। वो पैर में होता है। अब देखिए। सर ये मिटाएगा मैं डिजीज। ओके, नेक्स्ट इज explain chronic disease with suitable example. That is the disease which persists, यानी persist का मतलब remain है ना, For a long so for long term or Even life. even life span throughout life. सर कॉन्जेनिटल में एक भी कुछ नहीं होता। कंजेनिटल जैसे कोई माँ के जन्म से ही अंधा हो, वो कहेंगे सूरदास है, सर जैसे एड्स भी ऐसे सर फैल शुगर हो सकता है ऐसे? हो सकता है। तो अब एक होता है मान लो जन्म से अंधा हो, माँ अंधी ना हो, अच्छा तब कहेंगे कंजेनिटल है। और लेकिन अगर किसी एक से दूसरे में ट्रांसफर हो जाए, जैसे माँ से बच्चे में ट्रांसफर हो जाए, माँ को भी एड्स और बच्चे को भी हो जाए, तब कंटेजियस में रखना। मान लिए बच्चे भी अंदर कर दो। तो कंटेजियस में रखना। और कंजेनिटल फिर कंजेनिटल में कि बच्चा पैदा हुआ और उसको पता चला छंगा निकल गया, 6 उंगली हो गई, ऋतिक रोशन की तरीके, तो फिर वो बीमार थी। समझ आई बात कि नहीं? माँ छंगी नहीं थी, बेटा छंगा निकल गया। समझ आई? बच्चे को हो जाए जन्म से तो कंजेनिटल। सर एड्स इन्फेक्शियस और कंजेनिटल दोनों है। एड्स यहाँ रखना, कंटेजियस में रखना। लेकिन वो कंजेनिटल भी तो हो सकती है। कंजेनिटल तब होगा कि जन्म से हो गई बीमारी, माँ को नहीं थी, बच्चे को हो गई। कुछ डीएनए म्यूटेशन से, अल्ट्रावायलेट, माँ सिगरेट पीती थी, शराब अल्कोहलिक थी, तो बच्चे को हो गई, डीएनए म्यूटेट हो गया। सर या- कंटेजियस मतलब जो मम्मा माँ को नहीं नहीं, जो एक से दूसरे में ट्रांसफर होता है। और कंजेनिटल मतलब मम्मी को नहीं है बच्चे को। हाँ, बच्चे को जन्म से हो जाए, जैसे बच्चा अंधा पैदा हो जाए। एक वो कौन सी राइटर थी जो जन्म से सुन वो नहीं वो कर पाती थी, बहुत अच्छी डांसर थी। एक सर क्या नहीं कर पाती थी? कौन सी? हेलन केलर। हाँ, हेलन केलर हाँ सुन हेलन केलर। है ना, लेकिन माँ तो नहीं थी वैसी। सर क्या नाम इंग्लिश क्या है? हेलन केलर। हेलन केलर। वो लिखती थी हेलन? हेलन सर, केलर कौन है सर? नाम सुना है। नाम सुना है, इस पर पिक्चर बनी है, अमिताभ बच्चन ने बनाई है, तो और रानी मुखर्जी ने काम किया है। तो ये मूवी कैसी पिक्चर है? का क्या नाम था? सर हमारा 7th में सर एक वो Black. स्टीफन हॉक भी तो थे। हैं? स्टीफन हॉक भी तो थे, वो पोटेंशियल तो ऐसे कई हो सकते हैं ना। अब देखो, एक्सप्लेन क्रॉनिक डिसीज एंड थ्रू आउट लाइफ इज कॉल्ड क्रॉनिक डिसीज। क्रॉनिकल समझते हो? क्रॉनिकल जैसे बैंक का क्रॉनिकल निकलता है,
समसामयिक जो पूरी समयावधि तक है, लंबे समय तक, तो क्रॉनिकल का मतलब टाइम पीरियड होता है ना। कभी ये नाम सुना है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाओ, हाँ ये सब सुना है। कि समय इतिहास के क्रम में लगाओ, तो ये तो किया ही होगा क्वेश्चन कि दैट इज अरेंज इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। जैसे तो जैसे आए। कि मतलब पहले बाबर का युद्ध हुआ कि फिर पानीपत हुआ, ये क्रोनोलॉजिकल, उसी के नाम पे क्रॉनिकल्स निकलते हैं। बैंक क्रॉनिकल जगह जगह मैगजीन में नहीं देखती हो, तो इसका मतलब समय पीरियड होता है। सर माइथोलॉजी क्या होता है? Mythology. माइथोलॉजी का मतलब है कि किसी का जो ऐसे काल्पनिक रिलीजियस कल्पना है, माइथोलॉजी विश्वास है, बट इट इज नॉट येट ट्रू। माइथोलॉजी ऊपर से एक विमान उतरा, फिर उसमें बैठकर वो गए, ठीक है, ऐसे गए, तो माइथोलॉजी है। नाउ सूटेबल एग्जांपल क्या हो सकता है? सर क्रॉनिक एड्स, एचआईवी, हाँ, टाइफाइड, बोलो, बोलो। कॉलेरा, डायबिटीज, अर्थराइटिस और एड्स, टाइफाइड, HIV, कॉलेरा, कैंसर। डायबिटीज, हाँ सर ये भी तो लिख सकते हैं, कॉजेज ड्रास्टिक राइट डाउन। और कौन सा बोले? नहीं सर मैं बोला ये भी तो लिख सकते हैं, Sir, कॉजेज typhoid. ड्रास्टिक चेंजेस इन द टाइफाइड 1 महीने में ठीक हो जाता है, क्रॉनिक में। हाँ हो सकता है, एलिफेंटियासिस हो सकता है। सर वो ब्रेन सर वायरस, जापानीज फीवर बोलते हैं जो तुम फाइलेरियासिस भी हो सकता है, जो फांथी पाँव है, आए सर। ऐसा हो सकता सर ये है। लॉन्ग टर्म होगा एलिफेंटासिस। यस एलिफेंटियासिस तो मुझे नहीं लगता लैंग्वेज, Yes, यही sir. बता रही, लिखा है कहीं? सर हो सकता है, अंदाजा लगा ये दोनों ठीक है, यही दोनों ठीक सर्च है। कर लीजिए। क्रॉनिक डिजीजेज। Sir, दो Tuberculosis ठीक, वगैरह हाँ? भी कर- कौन सा? ट्यूबरकुलोसिस, हाँ, कैंसर, ट्यूबरक्यूलोसिस तो है। कैंसर, ट्यूबरक्यूलोसिस लिखो, कैंसर भी लिखते हैं, जैसे ठीक है, यही सब इतने ही है। शुगर। तो ये डायबिटीज हो गया। अच्छा अच्छा sorry। अरे ठीक है। चलो नेक्स्ट देखिए, एनलिस्ट द मीन्स ऑफ स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शियस डिसीज। तो ये इन्फेक्शियस डिसीज कैसे फैल सकती है? सर बाय by एयर, sharing of बाय शेयरिंग ऑफ फूड। Clothes. ऑफ clothes and sharing of utensils. ऑफ आगे देखिए। इन्फेक्शियस, हो सकता है। तो बाय एयर, सर एयर वाटर सेक्टर, ठीक है, वेक्टर करते हैं, सर वेक्टर बॉर्न डिजीज होता है ना, एयर बॉर्न डिजीज। एयर बॉर्न डिसीज, हाँ सर एयर वाटर सेक्टर कॉन्टैक्ट और वेक्टर और टोमेटो। यही सब लिख लो। तो ये सब अच्छा बता दिया, एयर बॉर्न, ई भी लगाना, डिसीज। सो एयरबॉर्न डिसीज, सो दैट इज मोस्टली जो वायरल डिसीज होती हैं, वायरस से Virus. फैलती हैं, क्योंकि वायरस बहुत हल्के होते हैं, वो हवा में तैरते तैरते कहीं भी जा सकते हैं। सो ये कफ एंड कोल्ड, सम डिसीज, सर आपने फोर क्या लिखा है? एयर बॉर्न डिजीज के आगे फोर। वो नहीं, ये फर्स्ट है। नाउ Sir, ये नहीं लिखना होगा। some disease caused which is spread by, ठीक है, caused by virus, किससे फैलेगी? वायरस। वायरस spread through air Yes. from one person to other, है ना? क्या कोरोना भी एयरबॉर्न डिसीज है? Yes, Yes, sir। sir। आजकल तो हो गई है, एयर से ही फैल रहा है। कहीं पहले तो ये था कि भाई टच करने से होता था, फॉर्माइट जैसे जिसे हमने टच की किसी ने, लेकिन ये जो ओमिक्रॉन आया, Omicron। ओमिक्रॉन, तो वो ऐसा हो गया। सो स्प्रेड थ्रू सर कोरोना से भी ये फिर ज्यादा। बनते कैसे सर वायरस? वायरस ऐसे होते हैं कि उनके ऊपर कोई कोट नहीं होता, साइटोप्लाज्म नहीं होता, बस वो एक न्यूक्लियस है, वही है, आप डीएनए का कंटेंट है बस। सर और क्रिस्टल भी बन सकते हैं। क्रिस्टल बन सकता है, और उसको कितना भी गर्म करो वो मरेगा नहीं, 200 वायरस? हाँ, मरता नहीं। तो एग्जांपल क्या होगा? कफ एंड कोल्ड, सर इन्फ्लुएंजा, हाँ, कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, और दूसरा है वाटर वाटर बॉर्न भी होता है। कौन सी होगी वाटर बॉर्न? कोलेरा, टीबी, कॉलेरा, सर डायरिया। डायरिया। सर So- टीबी तो एयरबॉर्न डिजीज होगी ना। वो तो वेक्टर बॉर्न।
सम डिसीज, जो कुछ ऐसे डिसीजेज हैं सर वेक्टर बॉन्ड ठीक है एक्सेस हो जाएगा। स्प्रेड। सर और मलेरिया भी। अच्छा ये क्या प्रोटोजोआ से फैलती हैं? कौन से सर? हाँ ये यानी अमीबा पैरामीशियम से प्रोटोजोआ है ना, प्रोटोजोआ जानवर से पहले वाले सिंगल सेल्ड एनिमल। सर मलेरिया और काला आजार। स्प्रेड थ्रू प्रोटोजोआ, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, ठीक है। caused by protozoa spread through water, spread through water। ये जो काला आजार ये स्लीपिंग सिकनेस है ना, ये भी पानी से ही फैलता है क्या? सर नो सर। लीशमानिया। अच्छा हाँ। देखो डायरिया और कॉलेरा दो तो मुझे मालूम सर वो है। ट्राइपैनोसोमा भी होता सर है। कौन सा वेक्टर? प्रोटोजोआ। हाँ? पानी से जो फैले हैं। सर टाइफाइड हो जाएगा। डायरिया डायरिया टाइफाइड भी है, हाँ। डाइसेंट्री, डायसेंट्री। जिसमें बिल्कुल कंफर्म रहना वही लिखना। सर डायरिया ये सब तो कंफर्म। डायरिया मलेरिया यही लिख दो बस, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है ना। यस सर। और थर्ड क्या है? सर बाय वेक्टर 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 बॉन्ड, बॉन्ड मलेरिया मलेरिया डायरिया सर ब्रेन हाँ ऑफिसर Yellow एलिफेंट हाँ, ये सब सही कह रहे हो। सो दीज स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अदर पर्सन या फ्रॉम सिक पर्सन टू हेल्दी पर्सन ना। इट सर ये तो एनिमल से ही कर। फ्रॉम है भी सकता है, ऐसे बहुत सारे हैं। सिक पर्सन टू हेल्दी पर्सन। टू हेल्दी पर्सन। तो एनिमल के केस में फिर सीधा ही फैल जाएगा अगर एनिमल से फैलना होगा। जैसे वो स्वाइन फ्लू हो गया, उसके कांटेक्ट में जो रह रहे हैं वो सीधा फैल बर्ड जाएगा, फ्लू। है ना। सर रेबीज। हाँ, तो उसको हम किस में रखेंगे ये भी देखने वाली वेक्टर बात में। है। It is spread from sick person to healthy person through, किसके द्वारा हो सकता बाय है? वेक्टर। कोई ना कोई थ्रू वेक्टर। वेक्टर में फ्लाई भी आएगी, Yes, yes, माइस भी आएगी, और कोई ना कोई और भी चीज आ सकती है। जैसे डॉग भी, डॉग सर माइस से वो हाँ, सर, प्लेग सर हाँ? प्लेग प्लेग। थ्रू सर रेबीज वेक्टर्स, जैसे फ्लाई, कई तरीके के, जैसे सी फ्लाई भी होता है, Yes, sir. हाउस फ्लाई के थ्रू। स्लीपिंग फ्लाई। हाँ, और माइस एक्सेट्रा इन सबसे फैल जाता है। और एग्जाम्पल क्या हो गया इसका? डेंगू मलेरिया। डेंगू, हाँ, सर येलो फीवर। रेबीज। डेंगू मलेरिया, और मलेरिया भी हो सकता है ना। सर मलेरिया तो प्रोटोजोआ। मलेरिया भी एक तरीके का क्या होता है कि फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो। इसको कहते हैं कि प्लाज्मोडियम के थ्रू फैलता है। तो प्लाज्मोडियम कौन कैरी करता है? फीमेल एनाफिलिस। फीमेल एनोफिलिस जो है वो प्लाज्मोडियम ले जाती है, और वो क्या होता है? हाँ? किसी के ब्लड से। किसी के ब्लड से, उसमें एक सेल होता है, वो कई मल्टीपल डिवीजन होता जाता है, और वो सिस्ट के अंदर कवर्ड होता है, ये प्लाज्मोडियम। सर तो उस मच्छर को कुछ नहीं होता कि फीमेल एनाफिलिस। तो वो जिसका ब्लड पीती है और फिर जब दूसरे का शक करेगी तो उसमें वो डाल देती है, यही है प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम कॉजेटिव एजेंट है, और वेक्टर इसका ये है, सर जिसका पीती है सर उसमें प्लाज्मोडियम रहता है। जैसे मच्छर को कुछ नहीं होता पीते सर। मच्छर को होता हो हमें क्या लेना, मच्छर मर जाते सर हैं। ये प्लाज्मोडियम आता कहाँ से? प्लाज्मोडियम जिसमें मलेरिया है उसमें प्लाज्मोडियम है, वो कॉजेटिव एजेंट है। एक होता है वेक्टर, एक होता है कॉजेटिव एजेंट। कॉजेटिव एजेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। सर माइक्रो ऑर्गेनिज्म से उसको हुआ होगा 1%। हाँ, मतलब जैसे पॉजिटिव एजेंट वायरस हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, प्रोटोजोआ हो सकता है। समझ में आई बात की नहीं? कि वो चीज़ है। इवन किसी किसी केस में तो ये टेप वॉर्म भी हो सकता है। तुम्हें फोटो नहीं Elephant दिखाया था essence। कि उसके अंदर और वॉर्म सर है? सर आँख नहीं में- देखा था क्या? सर आँख में। हैं? आँख पे वॉर्म है, सर ग्राउंड वॉर्म, टेप वॉर्म। तो इस तरह से पॉजिटिव एजेंट जो है नीमाटोडा भी हो सर सकते हैं। इंटेस्टाइन से ये प्लेटी हेलमिंथेस, ये सब पॉजिटिव एजेंट है, सब हमने दिखाया था फोटो।
हाँ, एक ये सब। लीवर फ्लूक था, एक के अंदर तो टेप वॉर्म था, ये सब नहीं दिखाया। पहला वाला ऊपर लिखा नहीं प्लेटी हेलमेंथीज, हाँ ये सर, ये वाला Yes, sir. यस यस ये पूरे यही सब हैं जो हमारी बॉडी में रहते हैं। अभी भी होंगे। ही आप चेक करो। इतनी बात समझ में आई। फ्रॉम सिक पर्सन टू हेल्दी पर्सन होता ही है। देखो हम लोग क्यों 3 महीने में वो जो हमने कहा था कि दवा खाते हैं हाँ सर वो एल्बेंडाजोल, हाँ तो वो इसीलिए कि हमारी बॉडी के टेप बॉम्ब सब निकल जाए। बॉम्ब्स मर जाए। तो खाने के थ्रू आ जाते हैं, होते हैं सबकी बॉडी में। कई कई में से तो ये 100 ग्राम 250 ग्राम निकलते हैं। आपको दिखाया है सब सर ये कुछ इफेक्ट करते हैं। इफेक्ट तो करते ही हैं। आपकी भूख मर जाएगी, अंदर ही अंदर इतनी भूख लगेगी। अगर मुंह खुला होकर सो रहा है या आंखें खुली हैं या मुंह से लार टपक रही है सोते समय, इसका मतलब है कि बॉडी में टेप बॉम्ब। ये इसके सिम्टम्स हैं। समझ में आई बात? यही सब सिम्टम्स हैं। सो इसमें तो डेंगू मलेरिया और कोई हो तो बता देना, देख लेना। और फोर्थ देखो ऐसे बना होता है। तो दैट इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज को अलग ही रखा है। STD और मिटेड डिसीज, इसके अलावा फार्माइड बॉर्न डिसीज भी है। सर वो क्या मतलब? अगर आपने किसी की यूटेंसिल छू ली सर है, इनएनिमेटेड चीजें शुक्र हाँ, सर जैसे जैसे आपने किसी की टॉवेल छू ली, किसी का खाया हुआ बर्तन में खा लिया, तो आपको डिसीज हो जाएगी। तो इट ट्रांसमिट्स फ्रॉम Sexual डिसीज्ड transmitted. पर्सन। हाँ, दीज आर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड। तो डिसीज्ड person to healthy person by sharing bed। शेयरिंग मतलब बेड का मतलब मेटिंग, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से हैं? 3-4 STD, AIDS, सर सिफिलिस HIV, HIV, HIV सर, क्या है? तो वायरस हो गया। वायरस का नाम है, वो कॉजेटिव एजेंट। सर AIDS हो जाएगा। एड्स। और सर वहाँ देखो ये याद रखना, ये इसका पूरा लिखो। ये आएगा एक्वायर्ड Immunodeficiency syndrome. इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस Syndrome. सिंड्रोम। डेफिशिएंसी सिंड्रोम डिसीज, ये तो डिसीज का नाम हो गया, ठीक है। सिंड्रोम का मतलब ये होता है कि पहचान किसी चीज, अरे आपको ये सिंड्रोम हो गया। तो इस तरीके से बिल्कुल मैं ऐसे वार्ड में गया हूँ अश्विनी में, जिनको एड्स था। सब दुबले पतले, बहुत पतले पतले लोग थे, ऐसे लगता था कि उनमें जान ही नहीं है। सर मतलब एड्स सर आपने हाँ, बोला AIDS था के खांसी बाद। आई और मर गए। उनमें लगेगा सब एक बिस्तर पे कोई लेटा भी है कि नहीं, ऐसे ही लोग लगते हैं। सर वो पूरा इम्यून सिस्टम बिल्कुल इम्यून सिस्टम उनका डाउन है, कोई चेतना नहीं है, टी सेल्स को मार सर चेतना एनी टाइप ऑफ एनर्जी लेवल नहीं दिखती है अच्छा। उनमें। और फिर ये किससे फैलता है भाई? ह्यूमन शेयरिंग नहीं, HIV वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ये क्वेश्चन अपने आप में 1 नंबर का ये जरूर आएगा, इसीलिए पूरा लिखवा रहा हूँ। वायरस। और इसके अलावा देखो सिफिलिस और गोनोरोइया। सर ये सब भी होते हैं। सर अभी भाई अभी आपको जैसा दिखाया था ना, वो छोटे छोटे दाने हाँ। बस भरे हुए, ऐसे ही सभी में होता है। गोनोरोइया, सर सिफिलिस सिफिलिस, सिफिलिस सिफिलिस में भी पूरी बॉडी में बहुत बड़े बड़े डीप इसको दाने पड़ जाएंगे, गड्ढे काले काले, खतरनाक बीमारी है पूरी बॉडी में। तो यही गोनोरोइया में भी है। सिफिलिस According to Apollo Hospitals, a bacterial infection. ये ऐसे स्कैर मार्क सर ये बैक्टीरियल होता है ना। पूरी बॉडी में भी होता अरे है क्या? है सिफिलिस, ये तो मर जाएंगे। मर जाते हैं। गोनोरोइया में भी यही है। वार्ड्स तो हमने आपको दिखाई दिया। वार्ड्स यही सारे लिख लो,
4 हो गए। और फिर इसके बाद एक फॉर्माइट बॉन्ड डिसीज भी, अगर मान लो पूरा क्वेश्चन आता है तो 5वां क्या लिखोगे? फॉर्मेट बॉन्ड। सर फोर ही लिखना। सर देखो F1 4 लिखने हैं, लेकिन मैं इसके साथ दिखा दे रहा हूँ, इसलिए कॉन्टेस्ट में पूरी लिखना आप। सर फॉर्माइट नहीं होता, बोलो क्या होता है? F1 ही होता है। अच्छा ये तो लिखा है। FOMIT फॉर्मेट FORMIT। यही होता है ना? यही होता है जैसे। So it spreads by sharing utensils, towels, ठीक है, articles earlier touched by इन्फेक्टेड पर्सन। सर वो मेंटेन लिखा है। infected person। बोलो कहाँ पे? So मेटिंग सही है। शेयरिंग बेड का मतलब है कि मेटिंग द पर्पस, जिसके रिप्रोडक्शन के पर्पस के लिए जब बेड शेयर किया जाता है तो उसको क्या कहते हैं? सर वो टॉल आगे क्या लिखा हुआ है? ऐसे ये नहीं कि सिंपली सो गए तो हो गया ऐसे, ठीक है? तो मेटिंग भी इसको कह सकते हैं। ये हो गए, पांचों चीज हो गई। इन्फेक्टेड पर्सन समझ में आ गई कि नहीं बात? यस सर। चलो okay, 6th question. Explain the phenomena of free fall with a diagram. पवन, free fall क्या होता है? सर F equals to GM 1 into MO 2 by D Sir, square। when an object falls towards the earth in the influence of Earth's gravitational force only. यही है। If an object is released, then it falls towards earth. ठीक है? ये वैसे तो सेंटर ऑफ अर्थ की हो जाएगा, बट हम सिंपली भी लिख सकते हैं falls towards earth under the influence of gravity, Earth's gravitational field. It is called free fall. So, when an object is released, और रिलीज कर दिया जाए, then it falls towards earth। जो ज्यादा अच्छा लिखना चाहे तो सेंटर ऑफ अर्थ भी है, तो ये एक चीज दूसरे सेंटेंस हो जाती है। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अर्थ्स ग्रेविटी, इट इज कॉल्ड फ्री फॉल। फ्री फॉल विद डायग्राम कह रहा है, डायग्राम बनाओ इसका। ये ऐसे ऑब्जेक्ट को दिखा दो और इस पर एक जी लगेगा 9.8। 9.8 मीटर पर सर सेकंड। बहुत जगह G को 10 ले लेते हैं पूरा ही। बहुत जगह लेने दो, आप इतना ही लेना, मतलब 9.79 से लेकर 9.81 है, तो ये दो पोल्स पे 9.81। हाँ 9.4 पे ज़्यादा है, और वैसे 9.79 इक्वेटर पर है, तो ये चीज़ है। दिस इज ए पार्ट। सर वाट्स होता है वाट्स। सर गोनोर WARTS वाट्स। वार्ड। सर डी का साउंड। बोलो डी, बोलो सर हम वार्ड। वाट होगा WART, और S भी लगेगा। चलो ना, अगर और कोई सैंपल पेपर आप लोगों को मिलता है ना, साइंस का साइंस का स्कूल से मिलता है, प्रेफरेबली स्कूल से मिले तो भेज देना, अदरवाइज मैं नेट से सर्च करके स्कूल इसको से भेज तब दूंगा। मॉर्निंग। सर वो साइंस में साइंस में कोई भी, साइंस मैथ SST कोई भी SST मिले। का है। आया? सर SST का तो आया है, भेज दिया सर। हाँ? सर मुंबई का है। मुंबई का है, भेज देना। सर हमारे टीचर ने टीचर ने दिया क्या? सर मेरी फ्रेंड ने दिया था। फ्रेंड ने नहीं, टीचर ने दिया।
सर हमें शायद दिया था सर वो अरे सर ठीक है चलो, अगर टीचर ने दिया तो फिर उसके आने के बहुत चांस बनते हैं, तो वो भेज सर मैक्सिमम क्वेश्चन आएंगे सर। हाँ क्या पता से फ्रेंड को अगर टीचर ने भेजा हो तो फ्रेंड में पता नहीं चल पाता। ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट्स ऑन ऑल ऑब्जेक्ट्स, आपके में भी अगर आया हो कोई ऐसा तो भेज देना, फिर हम उसको सबको डिस्कस करा देंगे, ठीक है। कोई आपके में आता है अभी तो नहीं। भेजते हैं टीचर तो भेजना। Gravitational force acts on all objects in proportion to their masses. Why then a heavy object does not fall faster than a lighter object? Now, for all objects, देखो वैल्यू ऑफ जी कितनी होती है? 9.8 मीटर पर सेकंड। 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो irrespective of सर लेकिन फेदर धीरे गिरता है तो बायोइंट फोर्स से सर इक्वली करता है ना। इक्वली गिरता है हाँ। और वो सर कौन फेदर तो धीरे गिरता है। भाई मैं सर, आपको तो दिखा vacuum सकता हूँ, से अगर आपने आपने vacuum नहीं में दिखाया, दिखाया। वैक्यूम वाला अभी भी रखा है तो इसमें देख लो। सर फेदर तो सर एक दिखाया क्वेश्चन भी नहीं। आया था कि जब ऐसा होता है तो फ्यू वैक्यूम अरे बाहर है नहीं खाना क्वेश्चन वो वैक्यूम की वजह से ड्रैग उसका अगर ऐसे कार्तिक सो है। कौन सी बुक में कार्तिक अपने जगह घर जा कभी मैं नहीं पढ़ा। सर जैसे वैक्यूम में होगा सर एक क्वेश्चन आया था ना कि वो क्यों स्टोन और इसमें जब ग्रेविटेशन एक ही लग रहा है तो जल्दी क्यों गिर जाता है? ये है सही चीज। नो ड्रैग। अब देखो इसमें एक आपको पत्थर, एक मेटल है और एक फेदर दिखा है। अब आप इन दोनों को गिराओ, दो बार चार बार ऐसे करो। सर लेकिन वैसे तो बिना वैक्यूम में बिना वैक्यूम में भी देखो दोनों हैं यहाँ पे, ये बिना वैक्यूम वाला, इसमें छेद है तो एक पहले गिरा एक बार सर देखा। हाथ में गिरा हाँ तो खुला हुआ है, वैक्यूम में हवा है, तो सर बस वैक्यूम में ही सेम स्पीड है। दोनों दिखा रहा हूँ ना। सर वैक्यूम में ड्रैग लगेगा ना, एयर में पेपर ऐसे ऐसे नहीं झूलता हुआ गिरता है, और अगर वैसे गिराओ तो फिर एक पहले दूसरा बात है ना। तो सर बस वैक्यूम में ये ही देखा। साथ में गिरेगा। और वैक्यूम वाले तो दिखाया अभी, सर ये हमें भी दिखा। कौन सा वैक्यूम वाला? हाँ। ये लो, सर ये आपने खुद बनाया मैं भी पकड़ो, देखो उसको अलग कलर में। हाँ। ये देखो, इसमें छेद है, ये भी छेद वाला है, लेकिन इसमें सर ये ले लीजिए। ये वाला अभी अच्छा नहीं, इसको धो के करो। सेम साथ में नहीं गिर रहा है ना, इसमें गिरेगा, ये तो नहीं देखना है। सर देखना बहुत सावधानी से देखना, ये इस पे टच ना हो, लकड़ी पे टूट जाएगा, वैक्यूम टूट जाएगा उसका। ठीक है, अब आगे देखो, वैल्यू ऑफ जी इज इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर मास, सो लाइटर और हेवियर ऑब्जेक्ट ऑल fall at the same time if released from same side. So lighter or heavier object, lighter or heavier object, सर ये तो उसका आ गया ना सर, क्या बोलते हैं? अभी हम इसका लिखा देते हैं, पढ़ो। लाइटर और हेवियर ऑब्जेक्ट, सर थ्रस्ट एंड प्रेशर वाला हो गया मैं भी ना? बता रहा हूँ, और फॉल उसका नहीं है। एट सेम टाइम इफ रिलीज्ड फ्रॉम सेम हाइट। अच्छा अब ये देखो, एस क्या होता है? यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अगर किसी चीज को
अगर ये क्या है, ये कबूतर का पंख है और ये स्टोन है, अब इन दोनों को गिरा दिया तो u कितना है इन सब का? Zero. तो h इज इक्वल टू 0t और प्लस हाफ gt स्क्वायर क्या सर एच It's कैसे? called भाई 80 हाइट से गिराया है ना, हाँ यस सर। तो अगर 80 हाइट से गिराया है तो h कितना हो गया? हाफ gt स्क्वायर। जीटी तो स्क्वायर बताओ 2h क्या हो गया? सर जीटी gt स्क्वायर तो 2h बाई g, क्योंकि जो चीज यहाँ प्रोडक्ट में है वो चीज डिवीजन में नहीं हो जाएगी। 2g 2h थोड़ा वैसा हो तो h तो कट जाएगा। आप देख लीजिए कटेगा किससे, इधर दूसरा थोड़ी ना सर है, दोनों into 2. 2 से इसका मल्टीप्लाई कर दिया, अच्छा 2h हुआ, ये g नीचे गया और उधर कितना हुआ t स्क्वायर। square. अगर मैं t ऐसे रखूं तो क्या यहाँ रूट हो जाएगा? हाँ सो बोथ विल फॉल विद दिस लाइन। और समझ में आ गई बात? पूछना हो तो पूछ लो। तो साइड सर ये क्या? मैं ये कह रहा हूँ कि अगर h हाइट है तो कितने समय में दोनों गिरेगा? बोलो यहाँ कहीं मास आ रहा है क्या? आ ही नहीं रहा, तो फिर मास में क्या फर्क पड़ेगा? यही दिखाने की कोशिश की। ये तो इक्वेशन ऑफ मोशन, इसमें मास है ही नहीं, 2 किलो की हो या 1 ग्राम की हो। जब मास आ ही नहीं रहा तो क्या टाइम मास पे डिपेंडेंट है क्या? ये तो इसी से निकालते हैं हम लोग। कितने क्वेश्चन कर लिए? 6 कर लिए, सही है। Now, the Earth and the Moon are attracted to each other by gravitational force. Does the Earth attract the Moon with same force that it is greater or smaller, or the same as the force? ये बताओ पवन, क्या Earth Same thing. सेम? क्योंकि ये एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स है, Newton's third law of motion. है ना? न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन है कि नहीं? But ये दोनों मान लो जैसे ये पेन हमने नीचे गिराया तो क्या इस पर जो फोर्स लग रहा है अर्थ पर भी इसकी तरफ वही फोर्स लग रहा है? Yes, sir. Same. क्योंकि ये पेयर में यस सर। है ना, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स। सर मास पे डिपेंड हो जाता है। तो लिखो ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, इज अबाइडेड बाय थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन। मोशन, है ना? न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन से अबाइडेड है। सो it these pair of forces are equal in magnitude in and opposite in direction. So Earth and Moon both feel equal magnitude of force but in opposite direction or towards each other. बात समझ आ गई कि नहीं? So gravitational force is abided by, अनुबंधित है, abided का मतलब उस पर लागू होता है, abided by Newton's third law of motion. So force acting on moon by earth and force acting on earth by moon will be equal in magnitude. And directed towards each other. चूंकि अट्रैक्टिव फोर्स है तो इसलिए इनका डायरेक्शन क्या होगा? डायरेक्टेड टुवर्ड्स ईच अदर। Irrespective of their different masses, यद्यपि उन 30 चंद्रमा से कितने गुना भारी है? 100। क्योंकि उस हम जैसे अर्थ का मास 6 है, 6 इंटू 10 टू पावर 24 है और उसका 1.7 इंटू 10 टू पावर 22 है, तो 100 गुना है। सो इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर डिफरेंट मासेस, क्योंकि now
Next is, this is A part. So Amit buys few grams of gold at poles as per the instruction of one's friend. He hand over the same when he meet at equator. Will the friend agree with the weight of gold bought or not? No, sir. No. नो तो सर क्योंकि पोल पे जा that is value of G is greater at poles as The greater at poles and is greater at poles. मतलब ग्रेविटी पोल्स पे ज़्यादा लगती ज़्यादा है होता है। हाँ, G is equals to 9.81 और जबकि वहाँ 7.9 है कहाँ पर इक्वेटर पर. So इसलिए थोड़ा भी वजन रखोगे स्प्रिंग बैलेंस पर तो चूंकि जी ज्यादा लग रहा है जैसे तो वो पोल पे ज्यादा अगर खरीदेंगे तो इसमें ज़्यादा होगा इसका weight। स्प्रिंग बैलेंस होती है. स्प्रिंग बैलेंस हमारे क्योंकि पास यार नहीं flattened होती. होती है। तो भाई खींच रहा है स्प्रिंग बैलेंस पे तो सारा वजन करते हैं ये वाले. तो जब रखोगे तो वो खींचेगा तो रीडिंग बढ़ जाएगी कि नहीं. जैसे पोल्स पे ज़्यादा होगी कि यहाँ पर पोल्स पे थोड़ा रखोगे ज्यादा वजन दिखाएगा क्योंकि जी उसे तेजी से खींचेगी. हाँ। सर हाँ बोलो. सर, क्योंकि वो अर्थ के सेंटर के पास है ना पोल। पोल सर ऑरेंज सर, हाँ पोल और पास ये बात होता है। सही है बट उतना हमें जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है. बट इतना लिख दो जी की वैल्यू ज़्यादा है. सो इस वजह से क्या होगा कि ऑन स्प्रिंग बैलेंस लेसर ये जो भी है सर मीटर किसकी है सर? हैं? मीटर किसकी है सर? कहाँ पे? ये वाला सफाई वाला। ये कैलोरीमीटर है वो घर पे रखा है मैं ला के दिखा दूंगा आपको. वही सब्जी वालों वाला है. तो ठीक है वैल्यू ऑफ जी इज ग्रेटर एट पोल सो वेट ऑफ गोल्ड एट पोल वेट उसको जो है वो ग्रेटर होगा वहां पे. कैसे ग्रेटर होगा वेट क्या होता है क्या mg mg while the same gold वही गोल्ड एट इक्वेटर कितना होगा will weigh less. सर क्या 7 पॉइंट कुछ हाँ वो लेस वेट होगा as G is smaller 9.79. और क्या इनके बीच की वैल्यू लेते हैं इन दोनों को ऐड करके बाई 2 करो 9.8 नहीं हो जाएगा ऐड इक्वेटर. तो सर 9 हो तो 7 9 है 7 8 7.9. आपने कहा था हाँ तो अब जैसे देखो कि G की वैल्यू कम होगी तो वेट कम दिखाएगा मशीन में तो कहेगा आप तो कम सोना लाए हो. नहीं ये बात हो जाएगी. नेक्स्ट देखो 7th क्वेश्चन. सर मतलब पोल्स पे शॉपकीपर को प्रॉफिट ज़्यादा होगा पोल्स पे उसने फायदा ज़्यादा होगा हाँ सर जैसे वो इक्वेटर पे खरीदे और जाकर हाँ। पोल्स पे बेचे तो उसको फायदा होगा। होगा. लेकिन अब तो स्टैंडर्ड यूनिट है. स्टैंडर्ड 9.8 है. कुछ भी हो स्प्रिंग बैलेंस कोई बात थोड़ी ना पता है. स्प्रिंग नहीं सर तो बैलेंस दुकानदार तो उसी रेट पे बेचते हैं. दुकान उसकी मशीन तो उसी पे स्प्रिंग बैलेंस पे काम कर रही है. समझ आई बात कि नहीं. जैसे कोई ये देखो अगर मान लो तुमने थोड़ा वजन इसमें लटकाया और ग्रेविटी ज़्यादा है. मान लीजिए जैसे आपने इसमें लटका दिया तो ये है. तो अगर आपने इसको लटका दिया इसमें ये ठीक है और ग्रेविटी खींच रही है ना स्प्रिंग है ना तो अगर ये 10 ग्राम है और ग्रेविटी खींच रही है तो कहेगी देखो 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 25 ग्राम. ग्रेविटी तो खींच रही तेजी से खींच रही लो 25 ग्राम ले जाओ और चीज़ 10 ग्राम की है और यहाँ ग्रेविटी हल्का हल्का खींच रही है जो 10 ग्राम है उसको वो थोड़ा ही दिखाएगी 20 ग्राम ही दिखाएगी वहाँ 25 ग्राम दिखा देगी तो फ़ायदा नहीं हुआ उसको क्योंकि इट इज़ ऑल स्प्रिंग बैलेंस. चाहे वो फ्लैट वाला और सब्जी वाला वो भी स्प्रिंग बैलेंस है. उसके अंदर स्प्रिंग है नीचे स्प्रिंग है इसमें ऊपर स्प्रिंग है तो है तो दोनों वही चीज़ नहीं. तो ग्रेविटी आपने वो विल के बाद क्या लिखा है वेट 3 वैसा विल वे लेस. वो weight मतलब उसका वजन लेस वेट नहीं होगा विल वे लेस उसका वजन कम होगा. बात समझ आ रही ना. नहीं तो ना
7th क्वेश्चन क्या है? कह रहा है mass of 5 kg as a point A on a table, it is moved to point B, then the distance between point A and B is 5 meter. If the line joining A and B is horizontal, what is the work done? बहुत आसान सा सवाल है. So work done क्या होता है? Force into displacement. तो 5 kg की चीज है, by the gravitational force. ग्रेविटेशनल फोर्स का तो जीरो। देखो क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर है तो हाँ, जीरो होगा। सर वर्टिकल हो रहा है और ये अच्छा बता रहा है. ग्रेविटेशन से और हॉरिजॉन्टल हो रहा है। क्योंकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है नीचे लग रहा है इस पर, तो इसका 90 डिग्री। यानी mg लग रहा है कि नहीं? वेट Yes, और जा इधर रही है, horizontal है। तो इस तरीके से as वर्क इज परपेंडिकुलर टू द ग्रेविटेशनल फोर्स, ऐसे लिखो, ग्रेविटेशनल फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर टू perpendicular to each other. So work done is zero. समझ में आ गई बात? Work done जीरो हो गया. Explain your answer, यही है. D भी कर लेते हैं. क्या है कि अगर मान लो आप ह्यूज रॉक को फुल फोर्स से कर रहे हो बट इट इज नॉट मूविंग, तो फिर क्या Friction ज़्यादा है। वेयर द एनर्जी विल स्पेंड, तो डज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस? Yes, sir. सो यस, कैसे होगा? अभी बताना है. यस, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस, दो डिस्प्लेसमेंट हैज नॉट टेकन प्लेस. Has not taken place. When we apply muscular force, when we apply muscular force, then due to friction of muscles, due to mutual, उनमें आपसे फ्रिक्शन होता है, म्यूचुअल फ्रिक्शन ऑफ मसल्स, क्या हीट जनरेट हो जाएगी? Yes. बॉडी गर्म हो जाएगी. आप एक्सरसाइज करो तो क्या उसे वार्म अप नहीं कहते हैं? सो मसल्स हीट इज जनरेटेड, अब वो क्या एटमॉस्फेयर में डिसिपेट हो जाएगी. थोड़ी देर तक तो आपके पास आएगी, बैठ जाओ तो फिर एटमॉस्फेयर में चली जाएगी. हीट इज जनरेटेड विच इज ट्रांसफर्ड टू एटमॉस्फेयर. तो यहाँ पर किसका किस में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ? सर हीट सर मस्कुलर मस्कुलर एनर्जी टू हीट एनर्जी। देखो मस्कुलर एनर्जी का भी कुछ नहीं होता, आप बोले फूड एनर्जी. सर केमिकल एनर्जी होगा ना। केमिकल एनर्जी हाँ। लिख दो या फूड एनर्जी. केमिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट है ना. मसल में भला क्या एनर्जी है, बॉडी में क्या एनर्जी? तो केमिकल एनर्जी कोई फूड एनर्जी कहेंगे से किस में हो जाएगा? हीट एनर्जी। हीट एनर्जी. बस इतना ही रखिए. सर क्या कल क्या